जयपुर में इन दिनों रेस्टोरेंट और कैफे की आड़ में धड़ल्ले से हुक्का बार चल रहा है। युवा मौज मस्ती और दिखावे के लिए हुक्के का सेवन कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं चलता कब हुक्का पीते पीते उन्हें नशे की लत लग जाती है। हुक्के को नशे की पहली सीढ़ी भी कहा जाता है। इसे लेकर पुलिस लगातार एक्शन में काम कर रही है और इसी के तहत कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोप्टा एक्ट में गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा जाएगा और इसके साथ ही कैफे और क्लब को भी सीज किया जाएगा। क्या है पुलिस का एक्शन प्लान, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार। हुक्का पीने से लग रही है नशे की लत। युवाओं को परोसा जा रहा है हुक्का। अवैध रूप से हो रही है सप्लाई। अवैध हुक्का बार पर होगी कार्रवाई। पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान। कैफे और क्लब होंगे सीज। जयपुर में इन दिनों नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और कैफे में अवैध रूप से हुक्का युवाओं को परोसा जा रहा है। जानकारों की माने तो हुक्का नशे की पहली सीढ़ी माना जाता है। हुक्के में कम मात्रा में तंबाकू मिलाया जाता है। पहले मौज मस्ती, शौक और दिखावे में हुक्का पिया जाता है और फिर देखते ही देखते वो आदत बन जाती है। फिर वो तंबाकू दूसरे नशे की तरफ चला जाता है। जयपुर पुलिस भी बखूबी जानती है कि हुक्का युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। इसलिए जयपुर पुलिस भी अब अवैध हुक्का बारों पर कार्रवाई में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे जितने जो अवैध हुक्का बार हैं उनका चिन्हीकरण करके उसमें कार्रवाई की जा रही है और इसमें भारी संख्या में जो हुक्का भी मिले हैं और अन्य पदार्थ भी मिले हैं जिनका सेवन युवा पीढ़ी करती है। इसके अलावा जहां जहां पे ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, हम जनप्रतिनिधियों से भी बातें कर रहे हैं और इनफॉर्मली भी सूचना संग्रहित कर करके आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। अभी जगह जगह पे जो डीसीपी साहिबान हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है और डेफिनेटली इस तरह की अगर कहीं भी सूचनाएं मिलेगी जहां पर संगठित तौर पे ऐसा कार्य किया जा रहा है उसमें सीएसटी कार्रवाई। हुक्का बार पर कार्रवाई के बाद कैफे और क्लब मालिक दोबारा से हुक्का बार चलाने लग जाते हैं। पुलिस अब ऐसे हुक्का बार को चिन्हित कर नगर निगम को साथ मिलाकर उनका परमानेंट लाइसेंस निरस्त करवाने का प्लान बना रही है। इन जगहों को परमानेंट सीज किया जाएगा। कोटपा एक्ट में गिरफ्तार आरोपियों को सजा मिले, इसके लिए भी पुलिस एक्शन मोड में है। जिस इलाके में हुक्का बार चलता पाया जाएगा उस थानाधिकारी पर भी एक्शन लिया जाएगा। जयपुर में रेस्टोरेंट, होटल और कैफे की आड़ में अवैध हुक्का बार चल रहे हैं। हुक्का जयपुर में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि बीते एक महीने में 7 से ज्यादा हुक्का बार पर जयपुर पुलिस ने एक्शन लिया है। इसके साथ ही 50 से ज्यादा हुक्का फ्लेवर तंबाकू पाइप जब्त किए हैं। जयपुर पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि जिन हुक्का बार पर पहले कार्रवाई की थी वो जेल जाते हैं या फिर उन पर कार्रवाई होती है तो वापस से वो हुक्का बार चलाने लग जाते हैं। विशेष तौर पर कैफे के आड़ में हुक्का बार या क्लबों में इस तरह का चलन जो है वो तेजी से बढ़ा है। अब जयपुर पुलिस ने ये एक्शन लिया है कि जहां पर इस तरह से हुक्का बार चलेगा तो नगर निगम को लिखा जाएगा और उनको परमानेंट उनको सीज किया जाएगा, उनको लाइसेंस उनका निरस्त करवाया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी इलाके में हुक्का बार चलता हुआ दिखाई दिया तो संबंधित थाना अधिकारी की जिम्मेदारी होगी और उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। जयपुर पुलिस का मानना है कि ये नशे की पहली सीढ़ी जो है हुक्का माना जा सकता है, तो ऐसे में इसके खिलाफ कठोर एक्शन जो है लिया जा रहा है। खुद जयपुर पुलिस उन कैफे वालों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार का अवैध हुक्का बार नहीं चलाए वरना वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। जयपुर में इन दिनों मनचलों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि कई लड़कियों ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया है। ऑफिस जा रही युवतियां ऑफिस जाने से डरने लग गई हैं। मार्च के महीने में कालिका और निर्भया टीम ने करीब 148 मनचलों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है और इसके साथ ही करीब 435 मनचलों को समझाकर छोड़ दिया गया है। पूरा मामला क्या है और कैसे इन मनचलों पर कार्रवाई की जा रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
इसमें रेगुलर आती हैं और इस पर रेगुलर कार्रवाई करते हैं। पिछले 1 महीने में लगभग 148 लोगों को हमने अरेस्ट किया और उनके खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई की है। रेगुलर वर्क कर रहे हैं इस पर और कोशिश करते हैं हर कॉल पे टाइमली जाएं और रिएक्ट करें। सर किस तरह से आपकी टीम कहाँ तैनाती रहती है और क्या क्या जगह आपने ज़्यादा चिन्हित किया है? हमने स्पेशली उन रूट्स को ले रखा है जहाँ बालिकाओं का मूवमेंट ज़्यादा है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उन रूट्स को हमने फोकस किया हुआ है। जयपुर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कालिका टीम की गश्त बढ़ाई गई है। गौरव टावर और कई बाजारों को सेंसिटिव मानते हुए सादा कपड़ों में निर्भया टीम को तैनात किया गया है। जांच में सामने आया है कि स्कूल की एक छात्रा से दादी का फाटक में छेड़छाड़ हुई। मंचला सुबह से शाम तक साये की तरह पीछा करता था। इसी से तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कालिका टीम को जैसे ही शिकायत मिली, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मामला ऐसा भी सामने आया है जहां युवती को ऑफिस जाते समय रोज एक मंचला छेड़ता था। इस तरह कई मामले हैं जिसके बाद लड़कियां घर से निकलने में डरने लगी हैं। जयपुर पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि कोई भी मंचला परेशान करे तो पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करे। कालिका हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाएं। कालिका टीम आपकी दोस्त बनकर मंचले को सबक सिखाएगी। मंचलों को सबक सिखाने के लिए कालिका और निर्भया टीम लगातार फील्ड में गश्त कर रही है। भीड़-भाड़ वाला इलाका, बाजार, पार्क और ऐसी जगह जहां पर ज्यादा मंचले एक्टिव हो सकते हैं, विशेष तौर पर स्कूल और ऑफिसेज, तो यहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते 1 महीने, मार्च महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 148 मंचलों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही लगभग 435 मंचलों को समझाइश की कार्रवाई की गई है। यानी कि ओवरऑल आप देखें तो लगभग 600 पर ये आंकड़ा है, ये हुआ है और 600 पर एक्शन लिया गया है। ये बयां कर रहा है कि किस तरह से मंचले आज भी जयपुर में एक्टिव है और साये की तरह कोई लड़की निकलती है तो उसका साये की तरह पीछा कर रहे हैं निर्भया टीम, कालिका की टीम। लगातार अब जयपुर से अपील कर रही है, जयपुर के लोगों से अपील किया जा रहा है कि वो उनको दोस्त बनाए और उनके हेल्पलाइन नंबर पर या पुलिस कंट्रोल 100 नंबर पर शिकायत करे। दोस्त की तरह कालिका टीम जाएगी और उनको सबक सिखाएगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को जरूरी कॉल के लिए अपना मोबाइल दे देते हैं तो सावधान हो जाइए। ये एक छोटी सी मदद आपको बड़ी साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आम जन की चेतावनी को जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि साइबर अपराधी अब नए तरीके से लोगों को अपना निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं। पूरा मामला समझने के लिए खास रिपोर्ट दें। एक कॉल से हो सकता है नुकसान। कोड डायल करके साइबर ठगी। मोबाइल देना पड़ सकता है भारी। बैंक खाता हो सकता है खाली। राजस्थान पुलिस ने दी चेतावनी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क और पर्यटन स्थलों पर साइबर ठग एक जरूरी कॉल का बहाना बनाकर लोगों से मोबाइल मांगते हैं। जैसे ही फोन उनके हाथ में आता है, वो कुछ ही सेकंड में ऐसा खेल कर जाते हैं कि आपके बैंक खाते तक खाली हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सबसे खतरनाक तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। ठग आपके मोबाइल से एक कोड डायल कर देते हैं, जिससे आपके फोन पर आने वाले OTP सीधे उनके नंबर पर जाने लगते हैं। इसके बाद वो आराम से आपके बैंक अकाउंट, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का एक्सेस हासिल कर लेते हैं। जैसे मान लो आप कहीं पे ट्रेन में, बस में, स्टेशन पे, पब्लिक प्लेस पे कहीं और किसी ने इमरजेंसी के लिए आपको कहा कि सर आपका मुझे मोबाइल दीजिए, मुझे कोई इमरजेंसी है, मैं किसी को कॉल करूंगा। वो कॉल करने के बहाने कॉल करता करता अगर वो मान लो कहीं दूर चला जाता है, थोड़ा सा आपसे दूर हो गया और उसने आपके मोबाइल में एक कॉल फॉरवर्डिंग लगा दिया। कॉल फॉरवर्डिंग लगाने का ये होता है कि जब भी कभी आपके पास कोई SMS आएगा तो SMS UPI का आएगा, पैसों के नेट बैंकिंग का आएगा, पासवर्ड रीसेट करने का आएगा। तो कॉल फॉरवर्डिंग अगर कर देगा तो आपका कॉल भी फॉरवर्ड हो सकता है और आपका SMS भी फॉरवर्ड हो सकता है। तो यानी कि ऐसी कंडीशन में आपको पता नहीं, आपने फोन दिया, नॉर्मली आप फोन काम में ले रहे हो और उसने कॉल फॉरवर्डिंग लगा दिया। कॉल फॉरवर्डिंग का आपका एक सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। आपको कुछ सावधानियां बरतने से इस परेशानी से दूर रहने में मदद मिल सकती है। कोई मदद मांगता है तो इंसानियत जरूर दिखाएं, लेकिन समझदारी के साथ। फोन अपने हाथ में रखें, खुद नंबर डायल करें और स्पीकर पर बात कराएं। कभी भी अपना अनलॉक फोन किसी अनजान को ना दें।
गलती से फोन दे दिया है तो *#21# डायल कर कॉल फॉरवर्डिंग चेक करें। #02# डायल कर तुरंत फॉरवर्डिंग हटाएं। अपने सभी पेमेंट्स ऐप पर अलग से बायोमेट्रिक या पिन लॉक लगा कर रखें। इसके अलावा कई बार ठग आपके फोन में स्पाईवेयर या की लॉगर इंस्टॉल कर देते हैं, जो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। पासवर्ड, बैंक डिटेल, निजी चैट सब कुछ उनके पास पहुंचता रहता है। इतना ही नहीं, वे आपके कॉन्टैक्ट्स चुरा कर आपके रिश्तेदारों को इमरजेंसी का झांसा देकर पैसे भी ऐंठ सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर आमजन को सचेत किया है। मदद करने से पहले सावधानी रखें। कहीं मदद के चक्कर में आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई साइबर ठगों को ना दे दें। सावधान रहें, सचेत रहें और साइबर ठगी होने पर 1930 पर कॉल करें। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। राजस्थान के सरहदी इलाकों में नशे की तस्करी अब तेजी से बढ़ती जा रही है। नशे की तस्करी के यहाँ कई सबूत मिल चुके हैं और ऐसे में नशे की तस्करी से ही जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर नील गाय से 70 करोड़ रुपए के हेरोइन पकड़वाई और करोड़ की हेरोइन पकड़े जाने के बाद से पुलिस और सुरक्षा बलों ने गहन जांच शुरू की है और पुलिस का ये मानना है कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नीलगाय ने पकड़वाई 70 करोड़ की हेरोइन। स्कूटी से की जा रही थी तस्करी। नीलगाय से टकराकर स्कूटी पलटी। सड़क पर गिरा तस्कर तो खुला भेद। नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस। बीकानेर के पूगल थाना इलाके में एक सड़क हादसा अचानक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश कर गया। नीलगाय से टकराकर घायल हुए स्कूटी सवार की डिक्की से करीब 14 किलो हेरोइन बरामद होने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। शुरुआती जांच में इस खेप का लिंक सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने के संकेत मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 70 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि ये खेप खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराई गई हो सकती है। हादसे में घायल युवक की पहचान खेताराम के रूप में हुई है। अस्पताल में आरोपी को गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है। आरोपी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मौके से आरोपी का आधार कार्ड मिला है, जबकि स्कूटी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। इस बात की भी जाँच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का शक है कि इतनी भारी मात्रा में हेरोइन लेने के लिए तस्कर अकेला नहीं हो सकता। आशंका है कि उसके साथी आसपास मौजूद रहे होंगे, जो हादसे के बाद फरार हो गए। एजेंसियां कड़ी और स्थानीय नेटवर्क की जांच में जुट गई हैं। थाना पुलिस पूगल को की जानकारी मिली थी कि एक घायल व्यक्ति जो कि रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया है और वो वहां पर घायल अवस्था में पड़ा है। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्वप्रथम घायल को सुरक्षित रूप से अस्पताल की ओर रवाना किया। उसके बाद में जो मौके पर अलामत थे उनकी तलाशी लेने पर यह मालूम पड़ा कि उसमें लगभग 13 से 14 किलो हेरोइन जो है वो उसमें पुलिस द्वारा बरामद की गई। इसके आधार पर थाना पूगल में एक NDPS का प्रकरण दर्ज किया गया। कुल लगभग 14 किलो के आसपास की इसकी क्वांटिटी है। हेरोइन को लेकर शुरुआती जांच में सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराए जाने की आशंका के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हेरोइन कहां से लाया और किसे सप्लाई करने जा रहा था। साथ ही इस तस्करी से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है और ये दावा किया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ा मामला सामने आया है, जब एक घायल व्यक्ति के पास करीब 70 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ये हेरोइन ड्रोन ट्रैवलिंग की हो सकती है। घायल व्यक्ति जो पूगल के पास नीलगाय से टकराया और वहीं पे बेहोश हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाती है और जब उसकी स्कूटी को खंगाला जाता है तो उसके अंदर 3 पैकेट में 14 किलो के करीब हेरोइन बरामद होती है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 70 करोड़ रुपए है। वो कहाँ से आया, उसका नेटवर्क कहाँ था, वो कहाँ सप्लाई करे था, सभी चीज़ों के जो है जो जवाब पुलिस खंगाल दिया है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि लगातार इस एरिया में हो रही तस्करी पर आखिर लगाम क्यों नहीं। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर।
प्यार, धोखा और खौफनाक हत्या। मेरठ का चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। अपने पति की हत्या कर शव के टुकड़े ड्रम में पैक करने की आरोपी मुस्कान अपने प्रेमी और मासूम बच्ची के साथ कोर्ट में पेशी पर पहुंची, जहां कचहरी पुलिस छावनी में तब्दील नजर आई। देखिए मेरठ कचहरी में पुलिस का कड़ा पहरा, हर तरफ सुरक्षा घेरा और लोगों की भीड़ की नजरें सिर्फ एक चेहरे पर टिकी थी। पुलिस वाहन से उतरती ये वही मुस्कान है जिस पर अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या का आरोप है। चेहरे पर काला मास्क, गोद में 6 महीने की दुधमुही बच्ची और सुरक्षा घेरे में कोर्ट की ओर बढ़ती मुस्कान। इसके पीछे सफेद टी शर्ट और कैप में उतरता ये शख्स है साहिल, जिसे पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड का दूसरा आरोपी मानती है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की, शव के टुकड़े किए और सबूत मिटाने के लिए नीले ड्रम में पैक कर दिया। मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड सभी के जहन में अभी ताजा है और इस पूरे मामले के आरोपी साहिल और उसकी प्रेमिका मुस्कान आज व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे और इस दौरान कोर्ट में सुरक्षा के इंतजामात किए गए थे। तमाम भारी पैमाने पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। पुलिस को डर था कि कोर्ट में कहीं हमला ना हो जाए और गुस्साई भीड़ मुस्कान और उसके प्रेमी पर ना टूटे। कोर्ट रूम के अंदर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों से अदालत ने 32 सवाल पूछे। साहिल ने अपने बचाव में गवाह पेश करने की अनुमति मांगी, जबकि मुस्कान ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। इधर कोर्ट के बाहर दर्द और गुस्से का मंजर भी देखने को मिला। मृतक सौरभ की मां रेणु देवी और भाई राहुल भी कचहरी पहुंचे थे। जैसे ही आरोपियों को कोर्ट में लाया गया, मां का दर्द फूट पड़ा। वो चीख चीख कर बेटे के हत्यारों को फांसी देने की मांग करती नजर आई। किसके माँ बाप मिले हुए क्या कह रही है? माँ बाप भी मिले हुए हैं, भाई बहन भी मिले हुए, सब मिले हुए। मुस्कान को तो पकड़ा नहीं इन लोगों ने, मगर कल का हम करते तो नहीं है काम, तो हमें तो दिन रात उठाते हैं, दिन रात पुलिस पीछे पड़ जाती है हमारे। कोई तरीका है क्या? पुलिस से आपने इस बारे में बात करी? सबको कहा था हमने कि उसके भाई बहन सब मिले हुए। क्या कहा उन्होंने? हाथ नहीं लगाया पुलिस वाले ने उनको। क्या कहा उन्होंने पुलिस वालों ने? क्या उनका कोई रोल नहीं है? उसके बाप ने खुद भर्ती जेल में दिया, उसने थाने में दिया है, अपने आप को बचाने के हमारे थाने में दिया था उसके बाप ने। क्या क्या मांगे हैं आपकी? अब हमें तो फांसी चाहिए। दरअसल 3 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में सौरभ राजपूत की हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में ही मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया और तब से दोनों सलाखों के पीछे हैं। अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो रही थी, लेकिन इस बार दोनों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया गया। आपकी मदर आरोप लगा रही है कि मदर फादर भी इन्वॉल्व है मुस्कान के, उसमें क्या कहना है आपका? वो तो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि हाँ इन्वॉल्व होंगे। पुलिस से आपने ये बात करी थी इस बारे में? कुछ उन्होंने सहायता करी? शुरू में हमारा जो है संतुलन और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, तो उस समय हमें पता नहीं चल रहा था। हम बहुत ज्यादा शौक में चले गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। क्या कुछ खर्चा वगैरह भी दिया करते थे मुस्कान को आप लोग पहले? हम नहीं देते थे, मेरा भाई देता था। मेरठ का सौरभ हत्याकांड एक ऐसा मामला जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों पर सवाल खड़े किए थे। मेरठ में रहने वाले सौरभ राजपूत को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर को उसने प्यार से बसाया वही उसकी मौत की साजिश का अड्डा बन जाएगा। आरोप है कि पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई। पहले भरोसा जीता गया, फिर मौके की तलाश हुई और आखिरकार सौरभ की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुआ वो डरावना अध्याय जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े किए गए और नीले ड्रम में छिपाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता।
पुलिस की जांच, पड़ोसियों की शंका और कुछ अहम सुरागों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब अदालत में इंसाफ की लड़ाई जारी है। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी और सबूत मिटाए थे। इस पूरे मामले में कोर्ट में अब पेशी का दौर शुरू हो चुका है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि समाज के रिश्तों के ताने बानों पर गंभीर सवाल था। इस पूरे मामले में सौरभ को इंसाफ कब मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। सुनोज कुमार शर्मा के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी। इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।